नमस्कार, मैं राकेश परमार। सबसे तो पहले आज गुरु पूर्णिमा है। उन तमाम गुरुजनों, प्रारंभिक गुरु हमारे माता पिता, हाथ पकड़ के क ख ग ABCD सिखाने वाले हमारे चाचा ताऊ, बड़े भाई बड़े बहन, जिन्होंने पहली बार गोल लगाओ, लाइन भिड़ाओ, मेकू डालो, क बन गया, ऐसा कहने वाले हमारे घर के आसपास के लोग, और फिर आधिकारिक तौर पर हम स्कूल में गए विद्या ग्रहण करने के लिए, तो वो विद्यालय के गुरुजन, सभी गुरुजनों को मैं शीश झुका करके अपना सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ और अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि जीवन में चाहे प्रारंभिक गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु हो, हमारे प्रोफेशनल गुरु हो, उन सब ने अपने अपने स्तर पर हमेशा सुधारने का, समझाने का और सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। अपने इस सौभाग्य पर मैं इतरा रहा हूँ और एक बार पुनः हम तमाम गुरुओं को एक बार शीश नवा के सादर प्रणाम करता हूँ। जय गुरु। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़ो काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गुरुजनों पर कई मीम्स बनते हैं, कई चुटकुले बनते हैं, गुरुजनों पर कई लेख लगते हैं। आज 2-4 व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की ज्ञान आपके सामने रखता हूँ, आप हंसिएगा क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। इतना ही है कि आपको बढ़िया गुरु मिले हैं, मुझे बहुत बढ़िया गुरु मिले हैं। तो मैं 2-3 बात आपको हंसने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद वाला जो बात है वो बहुत गंभीर है। तो सबसे पहले आप लाइटर हो जाए। एक पोस्ट पढ़ा आज मैंने कि एक वकील साहब तालाब बेचे एक मास्टर जी को। मास्टर जी ने तालाब ले लिया। अब अगले दिन वकील साहब गए, जा करके उन्होंने बोला कि गुरुजी, वो हमने तालाब बेचा था, उसका पानी नहीं। गुरुजी ने तपाक से बोला, यार वकील साहब, मैं कहने के लिए तुम्हारे पास जा ही रहा था, तुम आ गए। एक काम करो, पानी जल्दी से निकलो, नहीं तो इसके बाद किराया लगेगा उसका। वो तुरंत सिर नवाए बोला, गुरुजी आप, मैं मजाक कर रहा था। उन्होंने बोला, बेटा मैंने कितने IAS PCS कलेक्टर SP चोर बदमाश बनाए हैं, तुम तो सिर्फ वकील ही बने हो ना। मेरा पाँव छू के तो चोर भी बना है, वकील भी बना है, पुलिस भी बना है, तो हमारे तो बहुत सारे हैं। तो गुरु वो है जिससे पाँव छू करके कितने लोग बड़े बने होंगे, कितना IAS बना होगा, कितना PCS बना होगा। मतलब हर विधा में गुरुजन है। तो गुरु का ज्ञान के मुकाबले में कोई ज्ञान नहीं है। एक हंसी और आती है। एक मेरे पुत्र वधू को शुभ आशीर्वाद अनु बेटा, भगवान तुम पर कल्याण करे, गणपति की कृपा तुम और तुम्हारे परिवार को बना रहे बेटे। तो एक बार बैंक में हुआ था ना कि इतना रुपया से कम नहीं जमा होगा, इतना रुपये से कम निकलेगा नहीं। तो शायद उसका था कि 5,000 रुपया से ज़्यादा कम जमा नहीं होगा, निकलेगा नहीं। गुरुजी को 1,000 रुपये चाहिए था। अब वो क्या करे? तो उन्होंने बोला कि भाई गए कि मेरे को 1,000 रुपये दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 1,000 रुपया जमा निकला नहीं सकता और 5 रुपये से कम जमा नहीं हो सकता। तो गुरुजी बोले ठीक है। तो उन्होंने फार्म निकासी का 6,000 रुपया फार्म निकाला, बैंक वाले ने उनको 6,000 रुपये दे दिया। उसके बाद 6,000 लिए गिने और उसके बाद उन्होंने 5,000 रुपये जमा का फार्म दिया। बोले ये 5,000 रुपये जमा कर दो। अब बैंक मैनेजर करे ये क्या करे? बोला बेटा बैंक मैनेजर को बता देना गुरुजी आए थे, ये जो तू कानून बना रहा है ना, ये हम ही ने तुमको सिखाया था, तो गुरुजी से आगे मत करना। बोला जी गुरुजी आप धन्य हैं। तो फिर से एक बार गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ। अब गुरुजी से बात, अब गुरु घंटालों पर। अब तक तो गुरुजी की थी, दोबारा प्रणाम। अब बात करते हैं गुरु घंटालों पर। हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं, वो चाहे ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, सक्रिय रहते हैं। फेसबुक से पता चला कि आज हमारे कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, मतलब वो बर्तन तंदूर पीट रहे हैं। तो हमने कहा कि यार ये क्या है? तो मैं समझाने कि शायद फेसबुक मेमोरी में नहीं आती है, महीना दिन पहले का, 1 साल पहले का, वो कोई मेमोरी होगा, किसी ने शेयर किया होगा। क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए कहा था कि भाई थाली घंटी आप बजाइए। अमिताभ बच्चन से लेकर के ऋषि कपूर तक, मुकेश अंबानी से लेकर के मुकेश कुमार तक, राकेश अस्थाना से लेकर राकेश परमार तक ने माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुरोध को माना था और अपने जवानों के हौसला अफजाई के लिए ताली बजाया था। तो मैंने समझा कि शायद वही वीडियो होगा। लेकिन मैंने देखा कि एक आदमी बोल भी रहा है, हमारे फेसबुक के फ्रेंड है विप्रवर, वो बोल भी रहे थे कि बेरोजगारी के विरुद्ध बजाइए, नौकरी के विरुद्ध बजाइए। मतलब मैं तो फिर वो ताज़ा है। तो फिर मैंने देखा अच्छा,
जो लोग थाली थाली बजा रहे हैं वो सब विपक्ष के लोग हैं। तब मैं बड़ा ध्यान से देखा, हमारे फेसबुक पर पक्ष के भी है, विपक्ष के भी है, घर परिवार के भी लोग हैं। कई लोग हमारे परिवार के भी हैं जो कभी मोदी जी की तारीफ करते हैं, कभी मोदी जी की शिकायत करते हैं। परिवार का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माता पिता के संतान हो, बाबा दादा के। हमारा फेसबुक भी अब एक परिवार है। आभासी दुनिया में भी कई लोगों से इतना बढ़िया संबंध बन गया है कि वो रोज़ रोज़ आपके पोस्ट पर कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। कई पोस्ट की आपकी आलोचना करते हैं, कई पोस्ट आपको सुधारते हैं। कई बार होता है कि आपका फेसबुक पर तो बड़ा बढ़िया फ्रेंड है, लेकिन फेस टू फेस मिलते हैं तो आपको पहचानते नहीं है। कभी आप उनको फ़ोन कर बोला सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं, तो उनको कहना पड़ता सर मैं राकेश परमार बोल रहा हूँ, आप मेरे फेसबुक पर रोज़ अपना आशीर्वाद। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ध्यान नहीं आया यार, फेसबुक वाली बात फेसबुक तक रहे तो ठीक है। इतना में कई बार होता है। तो ये आभासी दुनिया है, किस तरह के लोग मिलते हैं। तो हमने देखा कि कुछ लोग ताली थाली घंटी बजा रहे हैं और बहुत सीमित संख्या थी, 2-3 लोग ही थे। लेकिन हमने कहा कि ये मुद्दा, हम सामाजिक आदमी हैं और किसी भी सामाजिक मुद्दे पर अपना बात रखना, उस पर चर्चा करना हम समझते हैं कि ज़रूरी है। आज चर्चा करते हैं उस मुद्दे पर। सबसे पहले जो उसकी कॉपी करे पर उस पर चर्चा करें। माननीय नरेंद्र मोदी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनका देश दुनिया में बड़ा नाम है, वो देश दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि भाई कोरोना में जो लोग कोरोना के विरुद्ध वॉरियर के रूप में काम करते हैं, योद्धा के रूप में काम करते हैं, उनको कैसे कहा जाए कि समस्त देश आपके साथ है। किस तरह से उनको बोला जाए कि सारा देशवासी आपके साथ है, आपके साथ रिलेट कर रहा है, अपने आप को आपके साथ पा रहा है। 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप सबको फ़ोन करिए, अखबार में विज्ञप्ति डलाइए, टीवी में बोलिए। तो प्रधानमंत्री बोलेंगे ना भाई, क्योंकि मेरा बात तो टीवी में चलेगा नहीं, मेरा बात तो अखबार में छपेगा नहीं कि मैं अपने देश के कोरोना वॉरियर्स को अपना समर्थन देता हूँ। प्रधानमंत्री ने सोचा कि एक काम करते, कोई एक संयुक्त कार्यक्रम कराते हैं। लोग ताली थाली घंटी जो उनके, कोई हर आदमी घर में थाली है लो थाली पीट सकते हैं, थाली तो ताली पीट सकते हैं। कोई तिथि दिया जाए, एक समय दिया जाए कि हमारे देशवासी उस समय करें और हमारे कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे उन योद्धाओं को ये बताया जाए कि समस्त देश आपके साथ है। और इसका बड़ा हुआ भी, बहुत डॉक्टर्स लोग जो कोरोना के लड़ाई में हमारा काम करते हैं, वो सब लोग बहुत प्रभावित हुए, बड़ा खुश हुए। और कईयों ने बयान जारी करके भी कहा, कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट डाल करके कहा, कि उन्होंने वीडियो बना कर कहा कि हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे देशवासी हमारे साथ हैं। मुझे वो एक बड़ा वीडियो बड़ा अच्छा लगा कि एक डॉक्टर अपने घर बहुत दिन के बाद आ रही है ना, तो उनके पड़ोसी लाइन लगा करके ताली बजा रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। वो मैं देखा कि वो जब अपना मास्क उतारी ना, तो उनकी आंखों में आंसू था। हालांकि यहाँ पर उनका खून भी था, मतलब वो जो लगाए से खून भी रहा, आँख में आंसू था। तो एक लड़की वीडियो में पूछती, आप रो रहे? बोला नहीं, खुशी से रो रहे, क्योंकि मैं 20 साल से इस मोहल्ले में रह रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि हमारे पड़ोस वाले लोग हमको इतना प्यार करते हैं। कितना उसके मन में वो गदगद रही होगी। आप सोचिए कितनी उत्साह से वो सेवा कर रही होंगी जब उनको पता चला होगा कि हमारा पड़ोसी हमारे साथ है, मतलब समस्त देशवासी उनके साथ है। क्योंकि डॉक्टर को भी तो समाचार के माध्यम से पता ही चला होगा ना कि देश भर में ताली थाली बजा रहा है। लेकिन क्या है ना कि हमारे विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, और वो लोग बेवकूफ़ हैं जो इतनी महामारी में भी मुद्दा नहीं तलाश रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनको मुद्दे की पहचान के लिए कोई टेंडर रखना चाहिए जो आपको बताए कि आपको कौन सा मुद्दा रेज करना चाहिए, जिससे आप जनता के साथ रिलेट कर पाते हैं। बड़ा अफसोस के साथ है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी मजाक की पात्र बन गई है, और आज तो उन्हें अपना टोटल जगहसाई ही कर दिया। देश में बेरोजगारी है 2014 के बाद नहीं, पहले से आ रहा है। देश में रोजगार में अंतर आज से नहीं है, आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को साधन प्राप्त 2014 के बाद ही कोई हमारे रुपये का उन्मूलन नहीं हुआ है, पहले से है। हाँ, ये अलग बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसमें प्रयास किया था, कई कदम उठाए जाए, ये सब बहुत धीमे धीमे और बड़ी। हाँ श्रीकांत भाई नमस्कार। ये बहुत धीरे धीरे चलती है, कोई दिन रात तो है नहीं कि बल्ब जला लाइट हो गया बंद कर दिया तो अंधेरा होगा, ऐसा नहीं होता। दिखता है और बहुत ध्यान से देखने पर दिखता है, बड़ी समय लगता है। तो माननीय प्रधानमंत्री के वो कोरोना वॉरियर्स को के मन भाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो काम किया है अभिषेक शुभ आशीर्वाद, वो उसका आप मजाक ना उड़ाए, नहीं तो आप मजाक के पात्र बन जाएंगे। अब आते हैं जो लोग मुद्दा तलाश रहे हैं।
सबसे पहले आप एक बात समझ लिए कि पूरा दुनिया का चक्का जाम, लॉकडाउन, प्रोडक्शन बंद है, तो मुद्रास्फीति की दर, सकल घरेलू उत्पाद की दर तो घटेगा। जब मैं चुपचाप ऐसे सोए रहूंगा तो मेरे घर में जो आटा है वो तो खत्म ही होगा ना भाई। जो मैं आटा लाने बाहर नहीं जाऊंगा तो कनस्तर खाली, उसके बाद भूखे तो मरना है। मैं अपने लॉकडाउन में मेरा घर बनता, बाहर के लोग बनते, एकदम बाहर नहीं गए, अब कनस्तर खाली हो गया। अब मैं इसमें प्रकृति को दोष दूं, उस परिस्थिति को दोष दूं कि मोदी को दोष दूं? पहले मैं बाहर जाता था तो पत्नी कहती थी भाई अब आटा 2 किलो रह गए, व्यवस्था करके आना। अब मैं बेचा रहता था, भाई मेहनत करो, मजदूरी करो, जो करो जैसे भी हो, आटे का व्यवस्था करो। अब जो स्थिति है वो लॉकडाउन में उसी तरह से है कि काम बंद है, रोजगार बंद है, सब कुछ बंद है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि इतना % लुढ़क गया, वो तो स्वाभाविक है। जब सब कुछ बंद है तो लुढ़केगा। ये तो अंधा भी देख सकता है, जिसके पास आंख नहीं है, अकल होनी चाहिए देखने की। अब आप क्या करते हैं वो सोचिए। बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं नाम रख रहा हूँ क्योंकि ये तो सार्वजनिक आ गए। भारत के सबसे पुराने पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा, अलग बात है कि अभी अध्यक्ष नहीं, वो पूर्व अध्यक्ष है श्रीमान राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को आज चीन ने तारीफ किया है। मुझे ये सबसे बड़ा, राहुल गांधी जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, हालांकि मेरे पास राहुल गांधी जी तक बात पहुंचाने का जरिया है, लेकिन मैं उससे बढ़िया आपका जरिए इस्तेमाल करना चाहता हूं कि आप उनके पास ये बात पहुंचाएं कि श्रीमान राहुल गांधी जी, आपको चीन के सरकार के पास ऑफिशियली विरोध दर्ज कराना चाहिए कि मैं भारत के पॉलिटिक्स में इंटरनल विद इन ए बाउंड्री मैं मोदी जी से लड़ूंगा, बियॉन्ड द बाउंड्री मैं और मोदी एक ही है, तुमसे मुकाबला करने के लिए अपने घूसा से भी मारूंगा अगर मुझे बंदूक चलाने नहीं आता है। तेरे 2 सैनिकों को तो मारूंगा, मैंने बॉक्सिंग का ट्रेनिंग ले रखा है, उनको देना चाहिए। इसके पहले पाकिस्तान के चैनलों पर, अखबार में राहुल गांधी छाए रहते थे। राहुल गांधी जो यहाँ बोलते थे उसको पाकिस्तान बोलता। मैं आज भी एक समाचार, मैं अमूमन यूट्यूब पर पाकिस्तान के चैनलों को देखता रहता हूँ क्योंकि मनोरंजन भी तो कुछ चीज़ है ना भाई। मतलब देश में मनोरंजन, अब आपने समाचार पर तो डरावने न्यूज देखिए रिया के पास सीधा, अब ये डरावने न्यूज से बढ़िया है कि भाई कुछ मनोरंजन कर ले। तो पाकिस्तान का न्यूज से ज़्यादा मनोरंजन कहीं नहीं है। कपिल शर्मा के शो में भोलापन है, अश्लीलता है, द्विमूर्तीय संवाद है, प्योर हंसी पाकिस्तान के चैनल पर मिलता है, तो हम वहाँ पर चले जाते हैं हंसी के तलाश में। आज भी एक समाचार पर आ रहा था, उसकी बहुत बढ़िया महिला एंकर है, वो नाम लेके कह रही थी कि नरेंद्र मोदी का भारत के अंदर ही इस बात का विरोध हो रहा है, फलाने उन्होंने नाम रखा हमारे देश के कुछ नेता, उन्होंने नाम रखा कि हमारे देश में ओवैसी जी को चाहिए कि वो एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना की बात करें, राहुल जी को चाहिए केजरीवाल, उन्होंने नाम रखा। मैं चाहता हूं, मेरा मांग करता हूं कि ये जिन जिन लोगों का पाकिस्तानी चैनल पर नाम चलता है, पाकिस्तान अखबार में उनके नाम का व्याख्या की जाती है, वो सब का सब पाकिस्तानी दूतावास में जा करके अपना विरोध दर्ज कराए कि मैं नरेंद्र मोदी से अंदर लड़ने के तैयार हूँ। आपको एक वाक्य बताता हूँ। अडवाणी जी विपक्ष में नेता थे और कांग्रेस का सरकार था, नरसिम्हा राव जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। अडवाणी जी अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। अब अमेरिका तो वहाँ के पत्रकारों को प्लांट करके और अडवाणी जी से प्रश्न पूछ दिया कि भारत में सरकार कैसी चल रही है। अडवाणी जी बोला कि दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें हमारा देश सबसे ऊंचा है और हमारी सरकार जनहित में काम करती है, जनता के लिए काम करती है। उन्होंने कई उदाहरण दे दिया, ये वो दुनिया जहां। एक बार फिर अडवाणी जी विदेश में गए थे। उस वक्त वो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने मनमोहन सिंह को उस मनरेगा का बड़ी तारीफ किया। भारत के कांग्रेस पार्टी ने उस बयान को लेकर के यहाँ पर राजनीति करने लगे। इतने बेवकूफ़ों को ये पता नहीं होता कि क्या होगा। तो जब अडवाणी जी देश में आए तो पत्रकारों ने एयरपोर्ट पे उनसे पूछ लिया। अडवाणी जी ने बड़ा सधा हुआ बात कहा, बोला कि देखिए मनमोहन सिंह जी से विरोध विद इन बाउंड्री है, भारत के सीमा के अंदर मैं नरेंद्र मोदी मैं मनमोहन सिंह जी का घोर विरोधी हूँ और मैं यहाँ उतर करके कह रहा हूँ कि मोदी मनमोहन सिंह की सरकार 1 मिनट नहीं रहनी चाहिए, उससे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी के अभी इनको हट जाना चाहिए। तो एक पत्रकार बोला कि आप अभी 1 घंटा पहले तो बोले थे। बोला मैं देश की सीमा के बाहर था, तो मैं भारतीय नागरिक था और भारत का नागरिक भारत की सरकार की बुराई कैसे कर सकता है। वो मैं भारत के नागरिक के हैसियत से विदेश में बोला था और अभी मैं विपक्ष के नेता के हैसियत से बोल रहा हूँ। भारत के नागरिक के हैसियत से मेरा भारत का सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है और विपक्ष के नेता के हैसियत से ये सरकार बिल्कुल निकम्मा है, 1 सेकंड नहीं रहना चाहिए। ये है ऊंचे राजनीतिक मानदंड,
ये है राजनीतिक मूल्य, इसको बोलते हैं राजनीति। राहुल गांधी जी की तरफ से ना तो कोई बयान आया, चीन के ऑफिशियली अखबार ने उनके नाम का उल्लेख किया है, उनके नाम की तारीफ की है, कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को पदस्थ होना चाहिए और राहुल गांधी के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार बनना चाहिए। एक तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो चीन वाली सरकार जो उनके पिताजी वाले NGO में पैसा दिया है उसका गलत फायदा उठा रहेगा। उसको लग रहा, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद राजीव गांधी फाउंडेशन में जबरदस्ती चीन से पैसा लिया गया था, क्योंकि चीन का इस तरह का बयान राहुल गांधी को नुकसान ही करेगा। क्योंकि राहुल गांधी के देश वाले लोग जिनको वोट देना है, वो अगर इस टाइम चीन के विरुद्ध इतना माहौल हाइप हो रहा है, अगर इस टाइम हमारे लोगों पे लगेगा कि चीन वाला लोग राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और मोदी जी को हटाना चाहते हैं, तो मतलब तो जो कट्टर कांग्रेसी है वो भी मोदी जी को वोट दे देगा, क्योंकि कट्टर कांग्रेसी है लेकिन कट्टर देशभक्त भी तो है। वो मतदाता चाहे जिस भी पार्टी का हो, लेकिन देशभक्त तो भारत का है ना भाई। मैं चुनाव में मतदान चाहे जिसको भी करो, भाजपा को करो, कांग्रेस को करो, सपा को करो, बसपा को करो, जिस भी पार्टी को करो, बट भारत माता का सपूत हूं और भारत माता की जय तो मैं बोलूंगा ना भाई। भारत माता के सामने तो कोई नहीं है ना मोदी है ना मनमोहन है। भारत माता के मुकाबले की बात होगी तो मेरे लिए ना तो मोदी महत्वपूर्ण है ना मनमोहन महत्वपूर्ण है। तो जो कांग्रेस का कट्टर मतदाता होगा उसको भारत माता पर आंच आएगी तो वो तो कहेगा नहीं मेरा मतदान भारत माता को। और अगर भारत माता नरेंद्र मोदी के साथ है या भारत माता का सम्मान नरेंद्र मोदी के साथ है तो मैं नरेंद्र मोदी को वोट दूंगा। ये राहुल गांधी जी को सोचना चाहिए। मेरा फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कांग्रेस के सुधीजनों से बुद्धिजनों के, हमारे बहुत सारे उसमें मित्र भी हैं, कई लोग रोज 2 आदमी तो दिख भी रहे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो उन लोगों को चाहिए, हाँ वीरेंद्र बाबू नमस्कार, उन लोगों को चाहिए कि तुरंत अभी के अभी चीन के दूतावास में जाकर के इस बात का विरोध दर्ज कराएं कि भाई मैं नरेंद्र मोदी का विरोधी हूँ, असमर्थक हूँ, विद इन बाउंड्री हूँ, तुम्हारे लिए मैं विरोधी हूँ क्योंकि तुम मेरे देश के सीमाओं के अतिक्रमण कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की दुर्गति अभी होनी शुरू होगी, अभी शायद हुआ नहीं। इसके लिए एक बात बताऊँ, एक जरा हंस लीजिएगा, हमारे वो कहा जाता है चौड़ कूटने के बाद। ये वीर बहादुर सिंह जी और वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी शायद उस बात को समझ सकते हैं। भोजपुरिया कहावत है, और देशों और जगह पे भी अलग अलग भाषा में होंगे, भोजपुरी में कहते हैं कि एक ना सर कंकाल, मुंडी कंकाल नहीं होता, मतलब सिर्फ सर होता है, कहीं कहीं नदी उदी किनारे मिल जाता है, जो लाशू जलाई जाती है या बहाई जाती है उसमें से मिल जाता है। तो एक आदमी के ललाट पर लिखा था कि अभी कुछ बाकी है। मैं ये हंसने वाली बात है, ये मतलब दत्तकथा है, कांग्रेस पर फिट बैठता, मैं भी आपको बता रहा हूँ। एक आदमी देखा यार अब इसका क्या वजह, तो मर सिरा गया, लाश मांस अंजर पंजर गल गया, अभी सिर्फ हड्डी रह गया, इसका मस्तक रह गया, तो क्या बात है? तो मतलब देखते हैं कि क्या बाकी, उसको घर लेके आया। तो बोले अरे कहे हड्डी लाए भाई? बोला यार पता ना बाबूजी, इसके मुंडी कट ललाट पर लिखा कि अभी इसका बाकी है। तो बोला यार क्या बाकी है, छोड़ यार। तो वो कर करके ऊपर चला गया घर में। उसकी पत्नी आई, बोली ये क्या चीज़ है यार, चलो कूट के देखते हैं। तो उन्होंने ओखल में डाल के उसको कूट दिया। तो आए तो बोला मुंडिया अच्छा वो काम के लायक है? हाँ मैं तो उसको कूट करके चूरा बना दी। तो बोले कि ओहो, मतलब इसका यही बाकी था कि मरने के बाद भी इसको भी कूटना था। तो वो दत्तकथा है, कांग्रेस खत्म हो गई है। अगर इस तरह की स्थिति रही तो शायद लग रहा है कि वो अभी कुछ बाकी है या अभी बहुत कुछ बाकी है। इसके पहले आदरणीय वीरेंद्र बहादुर सिंह जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया। मैं चाहता हूँ कि उनको कहूँ, वीरेंद्र बहादुर सिंह जी भोजपुर जिला के बरहरा विधानसभा में विधायक पद के प्रत्याशी हैं। ईश्वर करे कि उनको टिकट मिले, क्योंकि ऐसे जैसे युवा होनहार लोग ही सदन में आएंगे तो काम रहेगा। बाकी ऐसी पार्टी पकड़े हैं जिसका कहीं कोई मांग नहीं है, बट फिर भी वीरेंद्र बहादुर सिंह का अपना संघर्ष काबिल तारीफ है। वीरेंद्र बहादुर लिखा है कि आज का विपक्षी है, अच्छा काम करो तो भी विरोध, अब गलत काम करो तो भी हीरो, अच्छा काम कर लो तो विरोधियों को चाहिए कि कदम से कदम मिलाकर चलना। इसी को राजनीति कहते हैं, देश हित में और राष्ट्र में। ये तो 1952 के बाद बंद हो गया ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू तक विपक्ष का सम्मान था। आदरणीय इंदिरा गांधी जब से वर्चस्व में आई, राजनीतिक उभार हुआ, तब से विपक्ष दुश्मन हो गया। मतलब
विपक्ष राजनीतिक पक्ष नहीं रहा, दुश्मन हो गया। और अभी की जो स्थिति है, अभी चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, ये जो सरकार है सोनिया जी के टाइम से भी विपक्ष को, पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि वीरेंद्र बहादुर सिंह जी 90-95 में ले करके मैं आदरणीय रामसुंदर दास, आपके मराड़ा जारदास, सरदेव चंद्रशेखर जी का भी ठीक ठाक आना रहता, इन लोगों से कुछ पूछ लेता था। राम बहादुर सिंह जी मंत्री थे तो मैं मंत्री का काम भी बड़ा नज़दीक से देखा, उनके साथ आना जाना। तब इतनी जांच पड़ताल नहीं होती थी, मंत्री के साथ अगर आप जा रहे हैं तो आपको इतनी वो सब नहीं हो पाती थी। तो उसको मैं देखता था ना कि मान लो कोई बहुत बड़ा मुद्दा आ गया, मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा था, चूँकि उसमें 2 आदमी का हत्या हो गया, इसलिए उसका रेफरेंस नहीं लूँगा, अच्छा नहीं रहेगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। तो एक देश के बहुत बड़े नेता, देश का नेता प्रधानमंत्री उस वक्त के नरसिम्हा राव साहब को एक साधारण एमपी के घर आते हुए देखा। साधारण एमपी, मैं दंग रह गया। क्या हुआ कि 2-3 गाड़ियों का काफिला आया, हालांकि उस वक्त एसपी जी की रूट वाली बात नहीं थी, रात के 1:30 बजे की बात थी। 2-3 गाड़ी का काफिला आया और बिना कोई सूचना, बिना कोई फोन के, तब 10-20 पुलिस वाले थे जो 2-3 गाड़ियों में होगा। तो मैं देखा राव साहब, मैं पुलिस वालों का 500 में फलाने से मिलना था, 500 हमारे लिए ये छूट थी कि मतलब हाँ कोई बात नहीं, ये राकेश है, बैठो। वो बातें हुई, वो तो राजनीतिक बातें थी। उसके बाद हंसते हंसते वो लोग गए। हम एक जगह की बात है, एक 5 स्टार होटल में एक वैसे मीटिंग थी, खाना वाना खा रहे थे। पहली बार उसके पहले की घटना में देखा कि अभी सदन में, मैं उस वक्त सदन में गया हुआ था देखने के लिए पास बनवा करके, तो देखा कि वो दोनों ऐसे लड़ रहे, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब एकदम। उसके बाद मैं देखा तो वो लोग बड़ा बढ़िया से बैठ के बात कर रहे हैं। तो मैं उनको बोला, तो बोला कि अच्छा चल तो आता ना कि सेंट्रल में कल दिखाएंगे। तो जो कैंटीन है, मैं देखा कि वो राउंड टेबल बढ़ती जा रही है, कुर्सियाँ बढ़ती जा रही है, मतलब 4-6 कुर्सी होती है ना, तो हाँ 6-7 कुर्सियाँ हो गई, एक आ रहा है, बढ़ता जा रहा है। और वो जो खाना वाला है, अब उसको 1 प्लेट 2 प्लेट का नहीं भाया, वो खाना ले आता जा रहा है। ओंकार भाई जी को नमस्कार। मैं देखा वो हाँ कर रहे हैं, पूरा हंस रहा। पत्रकार भी है, वो कोई उसकी स्टिंग नहीं कर रहा है, कोई उसका फोटो खींच कर नहीं डाल रहा है, कोई कल बयान में भी नहीं लिख रहा है कि मैं कैंटीन में था और देखा कि फलाना जी और फलाने एक साथ ठठाके मार के हंस रहे हैं। और वही लोग जब खाना वाना खा करके गए तो पुनः दोबारा मैं वाकया बता देता हूँ। वाकया था यूरिया घोटाले में नरसिम्हा राव साहब के बेटे का नाम आया था और बिहार के यादव जी का बेटे का नाम आया था, गोल्डी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी खाना वाना खा के हंस उस करके गए, और गए तो प्रश्न उन्होंने उठा दिया कि भाई एक बड़े बाप के बेटे का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप रहेंगे, मामला बनता है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं एकदम, क्योंकि मैं गांव के लोग हैं, किसी को अगर गलती से गाली दे दिया ना तो 4-5 दिन तक उसके सामने ही आते थे कि यार शर्म लगेगा। ये ऊंची राजनीतिक मापदंड थी। आज की मापदंड वो खत्म हो गई है। आज राजनीतिक विरोधी मतलब आपका दुश्मन है, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं। ये चीन का इतना बड़ा टसल चल रहा है। मैंने तो नहीं देखा कि भारत के सरकारी पार्टी जो भी सरकार में है वो विपक्ष के किसी बड़े नेता के घर गई हो ये बात करने के लिए, बात समझने के लिए। पहले विदेश मंत्री अपने अधिकारियों के साथ विपक्ष के नेता के घर जाया करते थे कि ये है, इसमें क्या करना है। वो लोग कहते थे कि ऐसा ऐसा करिए, ये आप ठीक कर रहे हैं, सदन में मैं इसका विरोध करूंगा, अखबार में मैं लिख लूँगा, लेकिन आप ये ठीक कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और अगर मामला विदेश से और कोई रिलेशन का होता था तो विपक्ष के नेता कहते थे कि नहीं, हम इस बात में सरकार के साथ हैं, हमारा विरोध विद इन बाउंड्री है, मुद्दों को विरोध है, विदेशी मामलों में मैं अपने भारत के साथ हूँ, मैं अपना पूरा अधिकार भारत के प्रधानमंत्री को देता हूँ, जो निर्णय ले हम उसके साथ हैं। हमने देखा है, हमने अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा है। एक बार मामला थोड़ा सा गर्म हो रहा था, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि मेरा पूरा समर्थन वर्तमान सरकार को है, जिस रूप में ले। करगिल के दौरान विपक्ष के नेता ने भी कहा था कि हमारा पूरा का पूरा समर्थन सरकार के साथ है, जैसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी डील करना चाहे करें हमारा। तो ये थी विपक्ष। आज आप उस ऊंचे मापदंड वाले पार्टी का रहने वाले, उस ऊंचे मापदंड को छोड़ करके आप ओछी हरकत कर रहे हैं, और आपके हरकत का चीन पाकिस्तान मजा ले रहा है, और आपकी राजनीति अपने देश के अंदर खराब हो रही है। जहाँ आप हीरो होने चाहिए, जहाँ आपको लोग ताली बजाने चाहिए, जहाँ आपको लोग बढ़िया करना चाहिए, वहाँ लोग आपको बुरा कर रहे हैं, और हमारा दुश्मन देश आपकी तारीफ कर रहा है।
तो इसमें मैं समझता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी और जिन जिनको लाभ ले रहा है, आप लोगों को तुरंत इस विषय में सोचना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान शिकायत कर रहा है, चीन शिकायत कर रहा है, तो मैं खुश हूँ, तो आप अपने राजनीतिक विवेक को समझ लेंगे कि आप विवेक शून्य हैं या अब बकला सब आप ही सोचिएगा। ताली थाली पीटना अच्छी बात है, लेकिन आप कॉपी जो कर रहे हैं ना, वो मुद्दा देखिए कि वो देश के रणबांकुरों को, कोरोना वीरों को अपने आप को रिलेट करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, समस्त देशवासी उसके साथ हैं, उसके लिए मोदी जी ने कहा था। उन्होंने नहीं कहा था कि ताली थाली पीटने से कोरोना भाग जाएगा, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देश की जनता आपको मजाक ना बना दे, इसके पहले कि आप पूरे देश की जनता के सामने मजाक बना दे, संभलिए, क्योंकि इस देश को मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा, और 130 प्रदेश वाले इतने भारी भरकम देश के लिए निरंकुश शासक नहीं होना चाहिए, चाहे मोदी हो या मोदी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के विपक्ष के नेताओं को विवेक दें और सही मुद्दे पर सही विरोध करें और बढ़िया मुद्दे की पहचान करें। देश की जनता आपके साथ है, क्योंकि सत्ता पक्ष तभी नियंत्रित होगा जब विपक्ष मजबूत होगा और सही मुद्दे पर सलाह भी देगा और सही मुद्दे पर आलोचना भी देगा। इन्हीं सब के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। कोरोना अभी गया नहीं है, घातक क्षमता उसकी उतना ही है, इसलिए कोरोना से डरें, क्योंकि कई बार डरना अच्छा होता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।